अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एंड कहाँ किया था? हाँ, अच्छा, कल एक सवाल किया था तो उसके हवाले से एक बच्चे का सवाल है, बाकी भी सुन लें। सवाल बनाने में मुझसे एक गलती गलती तो खैर क्या कहूँ, गलती ये हो गई थी कि मैं ना उसमें बेध्यानी में एक चीज़ इग्नोर कर गया कि इसमें ना IS-23 थोड़ा सा डलता है। IS-23 पढ़ाना है मैंने एक, ये जो मैंने इस प्लांट की इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में 4-5 महीने लगाए, 4-5 लग गए ना। नहीं नहीं, खरीदा कब है? 1 अप्रैल को। डिलीवर कब हुआ? 2 महीने वो, और आगे इंस्टॉलेशन में मजीद, तो टोटल 5 महीने लग गए ना। तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको IS-23 में, क्वालिफाइंग एसिड। तो ये क्वालिफाइंग एसिड था, जो आप में से रिपीटर है अगर, तो ये 5 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी बनती है। तो चूंकि आपको मैंने भी ये चीज पढ़ाई नहीं थी, तो मैंने सवाल बनाते हुए इस बात का ध्यान नहीं दिया। तो जब आप कल को पढ़ लेंगे IS-23 और पुराने लेक्चर रिवाइज कर रहे होंगे, तो फिर आपको लगेगा कि ये जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कौन सा था इसमें? 40 मिलियन, 40 मिलियन का इंटरेस्ट था ना। तो वो इन 5 महीने का ना कैपिटलाइज होना बनता है। तो वो चूंकि आपको भी IS-23 पढ़ाया नहीं है, और मैंने इस सवाल में 5-6 चीजें डाली थी, तो इसलिए वो 40 मिलियन इंटरेस्ट में से 5 महीने का कैपिटलाइज होना अभी इग्नोर किया है, क्योंकि आपको IS-23 पढ़ाया नहीं था ना। आपको मेरी बात समझ आई है ना? जवाब समझ आया है। बताया इसलिए है कि अगर कभी IS-23 पढ़ के आपका दिल किया कि चलो पिछले लेक्चर देखते हैं दोबारा, तो रजिस्टर जब आप पलट रहे होंगे तो शायद तब क्लिक कर जाए। तो आप ना इतना लिख लें कि इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन को इस सवाल में इग्नोर किया है, क्योंकि अभी IS-23 नहीं पढ़ा था। बस ये लिख लें, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना फिलहाल इग्नोर कर दिया था, क्योंकि अभी IS-23 नहीं पढ़ा। कल जब पढ़ लेंगे और आप ये लेक्चर नोट्स देख रहे होंगे पलट पलट के, तो फिर आपको ये जुमला तब समझ आ जाएगा। अच्छा, दूसरा एक सवाल किया बच्चे ने, बाकी भी सुन लें, कि मैं जब आपको कल लिस्ट लिखवा रहा था कि कौन से खर्चे शामिल करने हैं, कौन सी आइटम शामिल नहीं करनी, तो उसमें एक मिसाल दी थी सबसे आखिरी, कि हमारी ही एक फैक्ट्री में कुछ पार्ट्स 3 मिलियन के पड़े हुए थे, और फिर दूसरी फैक्ट्री में प्लांट लग रहा था, तो वो पार्ट्स इस्तेमाल हुए, तो एक फैक्ट्री वाले ने दूसरी फैक्ट्री वाले को वो 4 मिलियन के बेचे। प्लांट की कॉस्ट में कितना ऐड होगा? 3 मिलियन ना। हाँ, तो इस पर सवाल ये है बच्चे का कि ये पार्ट्स तो पहले कभी खरीदे थे, पड़े हुए थे ना हमारे पास, तो पहले कभी खरीदे थे, तो वो तो पुरानी बात हो गई। वो तो जब खर्चा किया था तो वो को एक्सपेंस बना दिया होगा। तो अब हम प्लांट में क्यों दोबारा ऐड कर रहे हैं? सवाल समझे कि नहीं? नहीं समझे सवाल? नहीं समझे। कल जब लिस्ट बता रहा था, उस लिस्ट में आए, उसमें मैंने ममनुआ आइटम्स में सबसे आखिर में एक चीज इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बताया था, और उसकी कहानी ये बताई थी कि एक बिजनेस के बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, उनमें एक फैक्ट्री में एक प्लांट लग रहा है, इसमें कुछ पार्ट्स यूज हो रहे हैं। ये पार्ट्स इस डिवीजन ए के पास पड़े हुए थे, जो कि इसने कभी कितने के खरीदे थे? 3 मिलियन के। अब वो ये पार्ट्स इसको 4 मिलियन के बेचना चाह रहा है, बल्कि बेच दिए। तो यहां जो प्लांट लग रहा है उसकी कॉस्ट में 4 मिलियन ऐड होगा कि 3 मिलियन ऐड होगा? तो सवाल बच्चे का ये है कि ये 3 मिलियन के पार्ट्स तो बहुत पहले कभी खरीदे होंगे, क्योंकि इसके पास पड़े हुए थे, तो वो तो तभी शायद कहीं एक्सपेंस बन गए हों। तो अब हम उनको उठा के इस प्लांट की कॉस्ट में क्यों ऐड कर रहे हैं? अभी भी नहीं सवाल समझ आया? नहीं, अपने में नहीं ऐड कर रहा, पूरे बिजनेस का प्लांट है ये। सवाल समझे कि नहीं? तो फिर क्या जवाब है इसका? जब वो 3 मिलियन खरीदे थे ना, तो उनको एक्सपेंस नहीं बनाया था, उनको एसेट ही रखा हुआ था। स्पेयर पार्ट्स भी कुछ होती हैं चीज, ये इन्वेंट्री टाइप चीज होती हैं, स्टोर्स, स्पेयर्स। हाँ, जब इनको खरीदा होगा ना, तो उनको इस्तेमाल नहीं किया होगा, इस्तेमाल कर लिया होता तो फिर यहां पे कहां से लाते? रखे हुए थे संभाल के, स्पेयर पार्ट्स टाइप।
तो ये ना इन्वेंट्री टाइप की चीज होते हैं, ये एसेट्स होते हैं। तो जब इनको कभी खरीदा था तो वो बुक्स में एक एसेट के तौर पे ही थे, और अब जब वो वहां से निकाल के यहां लगा दिए तो वो वाला एसेट क्रेडिट, प्लांट डेबिट। तो तब उनको एक्सपेंस नहीं बनाया था, वो स्टोर में पड़े हुए थे और स्टोर स्पेयर्स के नाम से ये एक करंट एसेट हुआ करता है, ये उसमें आ रहे थे। तो वहां से निकाल के अब यहां शिफ्ट हो गए तो वो वाला एसेट क्रेडिट हो गया और प्लांट डेबिट हो गया। क्या हुआ? हाँ, इसका कितने का बनेगा? 3 मिलियन। अरे सारा एक ही बिजनेस है ना। ये जब एक बिजनेस के बहुत सारे डिवीजन होते हैं ना, तो इंटरनली उन्होंने एक दूसरे को टारगेट दिए होते हैं। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पूरे बिजनेस की होती है, एक होती है इनकी इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब आप सी फैब में भी ये कहीं नहीं है, ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी बिजनेस के जो आपस की ब्रांचेस होती हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करें, यानी ये इससे चीजें खरीद लेता है तो ये इससे चीजें खरीद के कहे कि पैसे किस बात के, भाई वो तो बस अपना ही है समझो। तो वो कहेगा जी मैंने तेरी मेहनत से चीजें बनाई थी, टॉप मैनेजमेंट मुझे कहेगी तुमने प्रॉफिट क्यों नहीं कमाया, तो मैंने टॉप मैनेजमेंट को भी तो बताना है ना। तो इंटरनली ये उसको चीजें बेच के ये अपनी सेल रिकॉर्ड कर रहा होगा और वो उसको अपनी परचेज रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ओवरऑल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो सेल होनी है ना परचेज होनी है। तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये इनकी आपस की अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, ये आपस की अकाउंटिंग होती है, पूरी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है। तो ये लोग आपस में सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को दिखाने के लिए कि हम भी तो कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, तो आपस की हुई ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो कुछ नहीं होता। बहुत गहरी बात होगी ना, ये अपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में कर रहे होंगे इस्तेमाल। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। एक इनकी कोई इंटरनल रिकॉर्ड्स भी हैं, उसमें वो कर रहा होगा रिकॉर्ड। क्या कर रहा होगा वो आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स नहीं सिखाए ना, वो है ना कोई अकाउंटिंग होती है उसमें इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा और क्या पूछा था? ये दो ही बातें पूछी थी, ठीक है। कल सवाल किया था, कॉस्ट पूरी कर दी, ठीक है। कॉस्ट वाली बात खत्म हो गई, अब डेप्रीसिएशन पे। कॉस्ट की डिस्कशन बस पूरी हो गई, डेप्रीसिएशन। अब से ऑनवर्ड बहुत सारी बातें जितनी भी चल रही हैं वो सब अब डेप्रीसिएशन पे चलने लगी हैं। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कब होती होगी? ईयर एंड पे। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, उसकी अकाउंटिंग ईयर एंड पे होती है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एंड अकाउंटेड फॉर एट एंड ऑफ एवरी पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हैं उसमें चूंकि साल होता है तो आप इसको एवरी ईयर भी कह सकते हैं, अदरवाइज क्वार्टर की अकाउंटिंग भी होती है, 6 महीने की भी होती है, तो आपके लेवल पे आप इसको ईयर भी कह सकते हैं कि हर साल के एंड पे। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ये हर साल के एंड पे होती है। अच्छा, इसमें ना मैंने अब 2 बातें कर दी, उनको मैं अब और आगे खोलता हूं। एक मैंने कर दी है बात कैलकुलेटेड की और एक बात की है अकाउंटिंग की। 2 चीजें सिखाता हूं। कैलकुलेशन करके डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे निकलेगी और उसकी एंट्रीज क्या होंगी। पहले आसान बात बता के फारिग करता हूं, फिर मुश्किल बात की तरफ जाता हूं। पहले कर लेते हैं हम अकाउंटिंग। तो ये भी आपने पढ़ी हुई है। हाँ जी, क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या एसेट क्रेडिट? एसेट नहीं क्रेडिट। अच्छा पक्का? यार क्या कहां पढ़ाए हैं आप?
लेकिन हाँ, देखिए इसमें ना एक है सही तरीका और दूसरा है काम चलाऊ तरीका। तो जो सही तरीका है ना वो यही है जो आप हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इसमें फर्क, लेकिन चूंकि दूसरा तरीका भी सवालों में होगा इस्तेमाल, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। एक तरीके को मतलब अगर मैं नाम दे दूं उसको जबरदस्ती, तो हम ये कह देते हैं कि नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, और एक को मैं कह देता हूं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अच्छा, इसी बात को ना मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं, और अक्सर मैं यूज वो तरीका किया करूंगा जो मैं इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इस बात का एक और मतलब यह है कि एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू। यानी मैं आंदा कभी मैं पढ़ाते हुए बात कर रहा हूं कि भाई एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे बनता है, तो उसका मतलब मैं ये वाली बात कर रहा हूं। और इस बात का मतलब एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। और अभी बेशक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं अभी ही जिक्र कर देता हूं, रीवैल्यूड अमाउंट। ये हम कुछ दिन बाद पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैंने अभी जिक्र कर दिया, तो मैंने लिख दिया बस, लेकिन आप अभी इसको देख आप सिर्फ यही रहे होंगे, कॉस्ट। तो मैंने अकाउंटिंग एंट्री बताने के लिए दो अलग अलग तरीके दिख दिए। एक जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा होता, जिसको हम कहा करेंगे कि एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू, और जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा होता। तो अगर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बन रहा होता, नहीं सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बन रहा होता, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, और वो जो भी रेलिवेंट एसेट की क्लास है वो ही क्रेडिट, जो भी एसेट की क्लास है। ठीक है, एसेट क्लास, ओके। एसेट क्लास क्या होता है? मतलब प्लांट, बिल्डिंग, वो। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों क्रेडिट हो रही है? कोई साइंस तो होगी ना क्रेडिट होने के, डेबिट क्रेडिट के रूल्स है ना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट कम हो रहा है, और एसेट की कमी क्रेडिट होती है, तो इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। ये एसेट ग्रुप का अकाउंट है, लेकिन ये एसेट की कमी के लिए यूज होता है। तो एसेट कम हो रहा है, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सही तरीका यह है, ज्यादा प्रेफर्ड तरीका यह है, लेकिन काम चलाऊ तरीका यह भी है। और यह आपको FAR 1 में सिर्फ मजबूरन बता रहा हूं, क्योंकि सवालों में यह हो रहा होगा इस्तेमाल, इसलिए बता रहा हूं, वरना प्रेफर्ड यही है। अच्छा, इसकी ये अकाउंटिंग और इसके टी अकाउंट की शक्ल ऐसे ही, बस एक छोटा सा रिकैप देने के लिए एक सादा सा सवाल कराता हूं, और उससे ना कुछ दो तीन कंक्लूजन दिखाता हूं। आपको आता है वो सारा, बस एक रिकैप ला रहा हूं। सवाल लिखें एक, a machine was purchased on 1st January 21 for 500,000, 5 लाख। यूजफुल लाइफ 4 years, रेजिडुअल वैल्यू 20,000, 20,000, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। रिपीट कर रहा हूं, एसेट मशीन की कॉस्ट है 500,000,
4 साल यूजफुल लाइफ है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर है, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन मेथड्स मैंने सारे रिवाइज करवाने हैं आपको, चूंकि आते हैं तो इसीलिए मैं सिर्फ इसका डेबिट क्रेडिट एक बार नजर से गुजारने के लिए तो मेथड का नाम भी ले रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड है। मुझसे रिक्वायर्ड है 4 साल की जनरल एंट्रीज, मशीन रिलेटेड सारे लेजर अकाउंट्स, और इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स। जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, ये मशीन से रिलेटेड, और इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स। ये इंट्रो में कभी ये चीज सीखी है, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स और एसओएफपी? बताऊंगा वैसे पूछ रहा हूं। इनकम एंट्रीज रिक्वायर्ड है, इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, मशीन वाले लेजर अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं। इफ के बाद लिखें पार्ट ए, मशीन अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू, और पार्ट बी, मशीन अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। मशीन अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है या मशीन अकाउंट नेटबुक वैल्यू पे बन रहा है? चले पहले करते हैं नेटबुक वैल्यू वाला। बताएं जी एंट्रीज क्या क्या बनेंगी। 1 जनवरी 21 को मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख। फिर पहला साल एंड होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट। नेटबुक वैल्यू है ना भाई, कितनी देखें कितनी, स्ट्रेट लाइन मेथड है 120। कैसे? कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय 4 साल। अच्छा उसके बाद क्या होगा, और सारे सालों की एंट्री का है। फिर अगला साल आ जाएगा 31 दिसंबर 22, डेप्रीसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट 120। फिर क्या होगा, फिर अगला साल आ जाएगा 31 दिसंबर 23, डेप्रीसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट 120,000। और फिर क्या होगा, फिर अगला साल आ जाएगा 31 दिसंबर 24, डेप्रीसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट 120,000। और चूंकि अभी डिस्पोजल नहीं पढ़ाया आपको तो नहीं बेची मशीन, बस 4 साल की जिंदगी पूरी की है इसने और अभी बेची नहीं है। एक बना लेते हैं मशीन का टी अकाउंट, और एक बना लेते हैं डेप्रीसिएशन का। अच्छा असल में जर्नल रजिस्टर एक है, लेजर एक रजिस्टर है, और ये हर साल के अलग अलग है। हर साल का लेजर अलग रजिस्टर है, उसमें टी अकाउंट बनाए, सारा साल एंड हुआ, क्लोजिंग बैलेंस निकले, बस रजिस्टर उठा के साइड पे रख दिया, फिर अगले साल का फिर नया रजिस्टर है। लेकिन एग्जाम में तो आप अलग अलग रजिस्टर थोड़ी बना रहे। तो अगर एग्जाम के अंदर 1 साल से ज्यादा के लेजर बनाने पड़े तो वो एक ही बड़ा सा टी बहुत है। जैसे मैं अभी इस वक्त 2021 की अगर मैं अकाउंटिंग करूं तो ये 2021 की हेडिंग दी और अब ये 2021 का टी अकाउंट। बताएं 2021 में क्या क्या, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 1 जनवरी 21 कैश 5 लाख। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट 120। 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट 120। 2021 खत्म हो गया, क्या करें, ईयर एंड है, एसेट है, एक्सपेंस है, इसका सीडी बैलेंस आएगा कितना
जी 380, ये हमने 2021 का टी अकाउंट क्लोज कर दिया बस। और ये एक्सपेंस अकाउंट है, ये एसओसीआई में चला जाएगा। और सीडी बैलेंस नहीं, बस खत्म। ये एक्सपेंस अकाउंट है ना, एसओसीआई में गया, बस खत्म हो गया। वो एसेट है तो सीडी आ गया। असल में तो अलग रजिस्टर होगा, लेकिन आप सवाल के अंदर बस 2021 का टी अकाउंट हो गया, इसी के नीचे 2022 बना लेते हैं। अब 2022 का स्टार्ट कैसे होगा? 1 जनवरी 22, ये बन गया बीडी। और इधर भी बीडी आ गया? नहीं। चलें 2022 की एंट्रीज, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट, बस 22 खत्म। इसका क्या करें? ये चला गया एसओसीआई में, खत्म हो गया। ये 31 दिसंबर 22 सीडी आ गया 260, ये 22 खत्म। 23, अच्छा मैंने इस सवाल में चूंकि मल्टीपल ईयर्स के टी अकाउंट कहे थे, इसलिए मल्टीपल ईयर के बता रहा हूं। हमें सवाल में अगर सिर्फ एक साल का टी अकाउंट कहा होगा तो हम सिर्फ वो साल का बना रहे होंगे। 2023 शुरू करें जी। 2023 में क्या करें? 1 जनवरी 23 पे ये बन गया बीडी 260। और 2023 में और क्या एंट्रीज हुई? डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट 120। दो 2023 भी खत्म हो गया। 31 दिसंबर 23 मशीन में आ गया सीडी कितना? 140। और ये एक्सपेंस था, ये 31 दिसंबर 23 एसओसीआई में चला गया। दो 2024 1 जनवरी 24 से शुरू होगा बीडी। 2024 में और क्या हुआ? डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट। 2024 भी खत्म हो गया, ये चला गया एसओसीआई में और ये आ गया सीडी कितना? 20,000। ले जी, ये हो गई एंट्रीज और टी अकाउंट। अच्छा मैंने ना कॉम के 3 कीमती दिन लिए थे, इसलिए ये ना कहना कि समझ नहीं आ रही टी अकाउंट में हो क्या रहा है। ये बीडीसीडी ठीक है ना?
एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी का मतलब ये होता है कि हम पूरी इनकम स्टेटमेंट पूरा एसओएफपी ना भी बनाए अगर, तो जिस टॉपिक का जितना कुछ सवाल पूछा हुआ है बस उतनी सी चीजें एसओएफपी में कहां नजर आती हैं उसका ट्रेलर दिखाना है। जैसे इस सवाल के अंदर एसओएफपी वाली क्या चीज नजर आ रही है आपको? बस मशीन नजर आ रही है। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट वाली क्या चीज नजर आ रही है? डेप्रिसिएशन। तो हम पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की बजाय हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट्स इनकम स्टेटमेंट के, और चूंकि 4 साल मांगे हैं तो 4 कॉलम बना देते हैं, 2021, 2022, 2023, 2024। इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड सिर्फ एक ही चीज है और वो है डेप्रीसिएशन। तो वो हम यहां लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स की हेडिंग और उसके अंदर डेप्रीसिएशन 120, 120, 120 और इसको एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं कि पूरी इनकम स्टेटमेंट तो नहीं बना रही, कहां है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट किधर है, बस सिर्फ जो इस सवाल में एक्सपेंस इनकम था इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स की हेडिंग थी और वो जो एक्सपेंस इनकम बनता था उसकी अंग्रेजी लिख के तो फिगर्स लिख दी। 1 साल के एक्सट्रैक्ट्स मांगे होते तो रुपीस का एक कॉलम आ रहा होता, मल्टीपल ईयर्स हैं तो हर ईयर का अलग कॉलम आ गया। इसी तरह एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, एसओएफपी वाली चीज सिर्फ मशीन है। और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स में ना ये भी जरूरी होता है कि आप हेडिंग भी लिखें कि कहां इक्विटी में लिखूं, मशीन, नॉन करंट एसेट्स में, तो वो जरूर लिखना है। हाँ जी, ट्रायल में मशीन का कितना बैलेंस आ रहा होगा? 380। 2022 के ट्रायल में 260, 2023 के ट्रायल में 140 और 20। ये हो गया ए, यानी अगर बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है तो इनकी एंट्रीज, इनके टी अकाउंट्स, इनके एक्सट्रैक्ट्स, किसी कैलकुलेशन पे, किसी डेबिट क्रेडिट पे एतराज है तो बताएं। हाँ जी, नोटेड। अब अगर एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट कॉस्ट है, जो मैंने इस सवाल का पार्ट बी बनाया था। अच्छा, ये एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स में कैश नहीं लिखा मैंने, नॉन करंट, करंट एसेट्स लिख देता हूं मैं, इसमें क्या है? कैश की इंफॉर्मेशन पूरी है ही नहीं, सिर्फ एक कैश क्रेडिट ही तो आ रहा है, और कैश कहां है हमें कितना पता कैश कितना है?
अगर आप बनाएंगे भी तो कैश की सिर्फ 5 लाख क्रेडिट आ रहा है बस, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा कैश का। तो कैश की चीजें है ही नहीं पूरी हमारे पास, इसलिए सिर्फ मशीन का बना सकते थे। अच्छा, अगर एसेट कॉस्ट अकाउंट पे बन रहा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट है, फिर क्या फर्क पड़ेगा एंट्रीज में? ये आप तो दोबारा ही नोट करेंगे, मशीन की जगह पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, मशीन अकाउंट में फिर ये वाली एंट्री तो नहीं आ रही होगी। मशीन अकाउंट में पहली एंट्री आ गई 5 लाख की, उसके बाद क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है मशीन अकाउंट में? मशीन अकाउंट में कुछ भी नहीं। तो 2021 का सीडी 5 लाख, 2022 का बीडी 5 लाख, 5 लाख। अच्छा, ये मैंने चूंकि इस सवाल में एक ही एसेट रखा है ना, असल में तो इस क्लास में बहुत सारे होंगे, तो कुछ क्लासेस आगे चल के हम पढ़ रहे होंगे तो किसी भी फॉर द ईयर अकाउंट के अंदर बीडी भी आ रहा होगा, एडिशन भी आ रहे होंगे, डिस्पोजल भी आ रहा होगा, तो बहुत सारे एसेट्स भी मैंने रखा ही चूंकि सिर्फ एक एसेट है, इसलिए बीडी सीडी वही 5-5 चले जा रहा है। 2024 में फिर 5 लाख आ गया और फिर वही सीडी। ये क्यों सीडी 5 से कम नहीं हो पा रहा भाई? हुई एंट्री कोई नहीं हो रही तो फिर वो 5 लाख ही रहेगा। और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में मशीन की जगह एक्यूमुलेटेड डेप्शन आ रहा होगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का भी अकाउंट बन जाएगा अब। दो 2021 में, हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का टी अकाउंट 2021 में क्या हो रहा है? 31 दिसंबर 21, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 120। कौन सा ग्रुप है ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन? इसलिए इसका सीडी बैलेंस होगा, इसलिए सीडी बैलेंस आएगा इसका। एसेट ग्रुप है ना, इसलिए सीडी बैलेंस आएगा। ये एक्सपेंस ग्रुप था, इनकम स्टेटमेंट में खत्म होता जा रहा है। 2022 चूंकि पिछले साल सीडी था तो ये बीडी बन जाएगा। फिर क्या होगा? फिर 31 दिसंबर 22, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 120। फिर 31 दिसंबर 22 पे सीडी आ जाएगा 240। फिर 2023 के टी अकाउंट में बीडी 1 जनवरी 23, बीडी आ गया 240। फिर 23 में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 120। 23 खत्म हो गया। 31 दिसंबर 23 सीडी बन गया 360। फिर 2024 ये हो गया बीडी। फिर 24 में क्या हुआ? 31 दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, और 24 भी खत्म हो गया। तो 31 दिसंबर 24 सीडी 480। ये हो गए टी अकाउंट्स।
ये इन एंट्रीज और टी अकाउंट तक पहुंचे, फिर एक्सट्रैक्ट्स बताता हूं। हाँ जी, टी अकाउंट तक नोटेड। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? यही रहेगा। एसओएफपी में अब मशीन का बैलेंस आ गया 5 लाख, और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी एसेट ग्रुप ही है, तो वो भी यहीं पर ही प्रेजेंट होगा, लेकिन क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इसमें से माइनस होके 2021 का बैलेंस 120, 2022 का बैलेंस 240, 2023 का बैलेंस 360, 480, और इसमें से माइनस करके प्रेजेंट हो रहा होगा तो ये 380, 260, 140 और 20। और इस कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस करें तो जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? कैरिंग अमाउंट, या एक और नाम क्या कहता? नेट बुक वैल्यू। अच्छा, इस एक्सरसाइज कराने का मकसद एक तो आपको टी अकाउंट की शक्ल दिखानी थी कि एक्यूमुलेटेड का भी बीडीसीडी है, एसेट का भी बीडीसीडी है, डेप्रिसिएशन का नहीं है बीडीसीडी। फिर एक्सट्रैक्ट्स वाली बात बतानी थी, और फिर आपको अभी 2-3 बातें टिप्स बताऊंगा, मतलब इसकी कुछ कंक्लूडिंग बात, वो लिख लीजिएगा। ये मकसद था मेरा ये सामने टी अकाउंट लाने का। इसको नोट कर लें एक्सट्रैक्ट्स को, फिर 2-3 बातें बताता हूं।
जी यहां तक नोटेड। अच्छा अब दो तीन बातें बता रहा हूं, अगर आपको बहुत ही सिंपल अंडरस्टूड लगे तो ना लिखें, बेशक लिखने के लगे तो लिख लेना। ये जो ये वाली फिगर निकल रही है, ये वाली, इसको हम क्या कह रहे हैं, कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू। अच्छा पिछले वाले सिनेरियो में यही फिगर्स जो अभी इन दोनों का डिफरेंस लेके आ रही हैं, वो एसेट के अकाउंट का सीडी आ रहा था, यानी एसेट अकाउंट के सीडी में ही नेट बुक वैल्यू बचती जा रही थी। क्यों बचती जा रही थी? क्योंकि उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन एसेट में ही क्रेडिट करते जा रहे थे, इसलिए उसकी मैंने हेडिंग लिखी थी एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू, क्योंकि उसमें सीडी बचता जा रहा है नेट बुक वैल्यू, और इसमें एसेट अकाउंट में सीडी क्या बच रहा है, कॉस्ट, इसलिए मैंने इसकी अंग्रेजी बोली थी एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। यानी अगर एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट है तो इसका मतलब है कि यहां पर कॉस्ट ही रहनी है, एक्यूमुलेटेड अलग बननी है। और अगर कहा है एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू, तो इसका मतलब है इसी में डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती जानी है, जिसकी वजह से नेट बुक वैल्यू बचती जा रही होगी। ये उनके नामों का रीजन है। अगर अंडरस्टूड है तो ना लिखें, अगर लिखना है कुछ तो लिख लें। चलें दफा करें, नहीं लिखना, आपकी शक्लों से लग रहा नहीं लिखना चाह रहे आप, लिख लें जो लिखना चाह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, यह भी नाम से पता चल ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो, वैसे तो नाम से पता चल रहा है। इस अकाउंट में 3 साल गुजरने के बाद सीडी बैलेंस आ रहा है 360, एक साल की डेप्शन कितनी है, तो 3 की कितनी हो गई, इसलिए इसको एक्यूम्युलेटेड डेप्शन अकाउंट कहते हैं, कि इस अकाउंट में जो सीडी आ रहा होता है वो उस वक्त तक की सारी डेप्रिसिएशन आ रही होती है, क्योंकि इसमें क्रेडिट होती जा रही है और फिर वो बीडीसीडी बन के शामिल होती जा रही है, इसलिए इसको एक्यूम्युलेटेड डेप्शन अकाउंट भी कहते हैं। एक्यूम्युलेटेड डेप्रिसिएशन इसलिए कहते हैं कि इसका कभी भी किसी भी साल में अगर सीडी देखना चाहेंगे तो वो कितना होगा, उस वक्त तक की उस एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन होगी, इसलिए इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह रहे होते हैं। ये बात भी दिल ना हो लिखने का तो ना लिखें, लिखना चाहे तो लिख लें। तीसरी बात, जब एक एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका होगा, क्या मतलब फुली डेप्रिशिएट हो चुका, उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, जितनी डेप्शन चार्ज होनी थी हो गई, तो फुली डेप्रिशिएट होने के बाद उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी बच गई होगी, उसकी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बच गई होगी। यानी जब एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका होगा तो उसकी नेट बुक वैल्यू उसकी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ रही होगी। यह भी नहीं दिल लिखने का। जब कोई एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका होगा एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, तो उसकी नेट बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ रही होगी।
रीजन ये आपके सामने, जब हम एक एसेट को डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाली कैसे थी, कॉस्ट में से आरवी माइनस करके बाकी को डेप्रिशिएट करना था। तो अब जो आरवी साइड पे करी दी थी, तो आखिर में वो आरवी बची हुई आ रही होगी। एसेट की अपनी कॉस्ट पे। हम्म, अच्छा, हम एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट अलग बना ही क्यों रहे हैं? अच्छा, सेल्स और सेल रिटर्न्स का अकाउंट अलग अलग क्यों बनाए? मैं वही कह रहा हूं ना, क्यों बनाए? जब चीजें बेचे तो सेल्स क्रेडिट, और बेची हुई चीजें वापस आ जाए तो सेल्स डेबिट कर दें। तो अलग अकाउंट क्यों बनाया जाए हैं? ताकि दोनों अलग अलग पता चल जाए बात। यानी अगर बिजनेस की नेट सेल्स हैं 40 मिलियन, चलो ठीक है जी, खैर है, अल्लाह की मर्जी है। अब अगर ये बात पता चले कि सेल्स हुई थी 840 मिलियन, कस्टमर 800 मिलियन की चीजें तो मुंह में मार गए वापस, तो फिक्र वाली बात है ना। तो बिजनेस को सेल्स और सेल रिटर्न अलग पता चलनी चाहिए। तो इसीलिए बिजनेस को यह जानना चाहिए कि जो चीज, जो एसेट्स उन्होंने खरीदे थे उनकी कॉस्ट कितनी थी और डेप्रिशिएट कितने हो गए हुए। तो ये अलग अलग तभी पता चलेगा जब एक्यूमुलेटेड का अलग अकाउंट बन रहा होगा। तो इसलिए बेहतर पिक्चर आती है, इसीलिए इसको अलग बनाते हैं। यहां तक जो बताया उससे रिलेटेड कोई सवाल, फिर मैं कैलकुलेशंस में आता हूं। ये ना पता चले, मतलब उनको ना पता चले कि कितने डेप्रिशिएट हो गए? नहीं बताना होता है उनको। बताना होता है। जब मैं आपको इसके डिस्क्लोजर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें अलग नजर आता है कि डेप्रिसिएशन कितनी है और कॉस्ट कितनी है। बताना होता है, छुपानी नहीं होती, बताना होता है। कैलकुलेशंस में जाता हूं उससे पहले इस डेबिट क्रेडिट टी अकाउंट बीडी सीडी कोई बचपन की भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाँ हाँ बोले। अच्छा, वो और चीज है, वो और चीज है। वो जब आपको किसी भी आगे किसी टॉपिक में चल के जब आपको कंपैरेटिव फिगर्स का कॉन्सेप्ट दूंगा ना, वो तब है। अगर 3 4 5 सालों का सवाल है तो बस तरतीब से लिख दे, कोई मसला नहीं। और इसमें सवाल कोई? ना यार ना। अच्छा, एसओसीआई होती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। और ये क्या चीज है, इसको मैं ना कुछ चैप्टर्स के बाद इसको खोलूंगा और तफसील से कि ये कंप्रिहेंसिव इनकम क्या होती है। अभी फिलहाल जब तक मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता तब तक आप इसको इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एसओएफपी होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। ये तो हो गई अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट हो गया। डेप्रिसिएशन की फिगर कैलकुलेट कैसे करनी है? डेबिट क्रेडिट तो हो गया, अब उस एंट्री की अमाउंट कैसे निकालनी है, यानी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। चूंकि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री कब करनी है? एसेट की सालगिरह वाले दिन है। कौन सा ईयर एंड? 31 दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर जरूरी नहीं कि जनवरी दिसंबर हो, जुलाई से जून भी हो सकता है, अक्टूबर से सितंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे करते होंगे एंट्री। तो अगला मसला कि वो फिगर निकलेगी कैसे? तो डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड दो चीजों पे डिपेंड करती है।
एक चीज जिसको मैं कह लेता हूं डेप्रिसिएशन मेथड, और एक चीज को हम कह लेते हैं चार्ज पॉलिसी। ये इंट्रो में पढ़ा है, फुल ईयर बेसिस और फुल ईयर, ठीक है। एक होता है डेप्रिसिएशन मेथड्स और एक चीज होती है चार्ज पॉलिसी। तो ये दो चीजें मिला के डिसाइड करती हैं कि डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड कितनी है। पहले पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन मेथड्स, और ये आपने पढ़े हुए हैं। मैं सिर्फ रिवीजन के लिए फार्मूले दोबारा लिख रहा हूं, वरना आपने बचपन जवानी, चलो बचपन लगाया हुआ है इस पे। डेप्रिसिएशन मेथड्स, क्या क्या होते हैं जी, क्या क्या पढ़े आपने? स्ट्रेट लाइन, वो एक एक करके। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें क्या होता है? जितनी टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको सारी लाइफ पे बराबर फैला देते हैं, और अगर इसका फार्मूला बना लें तो हर साल की डेप्रिसिएशन एक ही होगी, और वो कैलकुलेट होगी कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। चले, बिल्कुल सही है। और डेप्रिसिएशन रेट भी होता है इसमें, कभी कभी कभार होता है। तो वो कैसे? 1/1 यूजफुल लाइफ। अच्छा, ये पढ़ा है। यही होता है, और भी कुछ होता है? एक और भी है, वो क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस आरवी, आगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ। अच्छा, सही है, ठीक है, सही सही है, सही पढ़ा हुआ। अच्छा, अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, नहीं तो फिर ये दोनों फर्क क्यों है? एक एट कॉस्ट है और एक डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है, सही है। अगर डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है तो फिर डिपेंड करता है कि वो रेट क्या है। अगर तो रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट है, या फिर रेट बेस्ड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट, और इनमें से बाय डिफॉल्ट कॉस्ट वाला होता है, ठीक है। तो अगर बेस्ड ऑन कॉस्ट वाला रेट है तो एनुअल डेप्शन कैसे निकाल लें? वो जो रेट दिया हुआ है वो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लें, और अगर डेप्रिसिएशन का रेट बेस्ड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट है तो फिर एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? डेप्रिशिएबल अमाउंट जो कि ये होगी ना, इनटू डेप्शन रेट। सही है जी, को नई बात तो नहीं बता दी?
ये नोटेड। चलें सवाल लिखें। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 400 मिलियन, लाइफ 5 साल 5 years, आरवी 40 मिलियन, 40 मिलियन। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन बताएं 1 साल की। हाँ जी 72, ठीक है 72। अच्छा FAR 1 लेवल पे ना, मतलब इस तरह की चीजें MCQs में इंट्रो में तो हो सकती हैं, FAR 1 लेवल पे इतनी गहराई, यानी इतना टाइम नहीं एग्जामिनर के पास कि वो इन चीजों में उतारे आपको। तो मैं आपको मेनली एमी बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं एमी नॉलेज के लिए। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या निकली? 400 माइनस 40 ओवर 5, 72 मिलियन आ गई। अच्छा अब जो बात बता रहा हूं ना वो मेनली नॉलेज के लिए। ये कोई सीनियर अकाउंटेंट होगा जिसने ये कैलकुलेशन कर ली, अब उसने ना अपने जूनियर्स को ये बताना था कि हर साल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया करो, तो वो इसको ना एक परसेंटेज की शक्ल में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो चाहे कि ये रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट हो तो वो कैसे निकाले एक परसेंटेज? ये निकल आया। अब आगे चलें। सीनियर अकाउंटेंट अपने जूनियर को बताना चाह रहा है कि बस ये परसेंटेज बस लगा दिया करना कॉस्ट के ऊपर, तो वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करे वो सीनियर अकाउंटेंट? 72 को बेस्ड ऑन कॉस्ट 400 पे डिवाइड करे, कितना आया? 18%। अच्छा और अगर वो चाह रहा हो कि नहीं नहीं ये तो बच्चा परेशान हो जाएगा, वो कहना चाहे कि मैं तुम्हें एक रेट बता रहा हूं, वो तुमने ना डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगाना है, तो वो रेट कैसे निकाल के दे? हाँ जी 72 को डिवाइड करे किससे? 360 से, कितना आ गया? 20%। आपको अगर यूज करना भी हुआ तो सवाल वाला आपको 18 या 20 दे देगा। ये तो मैं वैसे नॉलेज के लिए पीछे की कहानी बता रहा हूं, ये एमी मैंने कहानी बताई है। आपके लेवल पे मैक्सिमम क्या, या तो वो लाइफ देगा ताकि आप कैलकुलेशन करें, या फिर रेट दे देगा, और जो रेट दे रहा होगा या तो वो बेस्ड ऑन कॉस्ट है या बेस्ड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट है, तो आपका काम है बस उस रेट को अप्लाई करना। मैं तो सिर्फ पीछे की कहानी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये निकला कैसे होगा, है जी। अच्छा अब अगर आपको यह बात समझ आई है अगर, तो फिर नॉलेज के लिए एक और बात बताता हूं। ये 18% कैसे निकला भाई? 72 डिवाइडेड बाय 400, और ये 20% कैसे निकला? अच्छा अगर हम ये रेट यूज करना चाहें 20%, तो कैसे यूज करेंगे? 20% को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कॉस्ट माइनस आरवी से। और अगर उस फार्मूले से निकालना चाहें, कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय, दोनों का आंसर 72 मिलियन ही आएगा ना, कि पता नहीं क्या बात कर रहा हूं। अगर इस 20% को हम यूज करना चाहें तो डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगाएंगे, और अगर ऐसे नहीं ऐसे निकालना चाहें तो ये करेंगे। नहीं सही है कि नहीं? तो पीछे क्या रह गया? 20% इज इक्वल टू 1 ओवर यूजफुल लाइफ।
यानी अगर हम डेप्रिसिएशन रेट निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तब की बात है जब ये है तो ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, यही हरकत ऊपर करते हैं। अगर मैं 18% को यूज करना चाहूं तो कैसे करें? इस पे डेप्शन निकालना चाहूं तो 18% इंटू कॉस्ट तो 72 मिलियन आ जाएगा। और अगर वो ऊपर वाले रास्ते से चलना चाहूं तो कॉस्ट माइनस आरवी ओवर, ठीक है। और अगर ये नहीं पता तो इधर ले जाए, तो कॉस्ट को इधर ले जाए तो बन जाएगा कॉस्ट माइनस आरवी ओवर कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ। लेकिन ये सिर्फ तब है अगर बेस्ड ऑन कॉस्ट है तो, ये सिर्फ तब है। तो आप जो भी फार्मूले बोल रहे थे वो ये दो फार्मूले थे ना, ये बोल रहे थे ना, तो ये सिर्फ तब है अगर बेस्ड ऑन कॉस्ट हो। तो वो मैंने आपको बस बना के दिखाया कि कैसे बने हुए हैं, और अगर बेस्ड ऑन डेप्रिशिएबल हो तो मैंने बस बना के दिखाया। तो अगर ऊपर से जा रहा है तो जाने दें। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन की वो कहानी समझ आई कि चलें, बाकी कल करते हैं इंशाल्लाह।